नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं मुगल साम्राज्य की, एक ऐसी सल्तनत जिसकी कहानी 300 सालों तक फैली हुई है। हम इसके शानदार उदय से लेकर इसके नाटकीय पतन तक के पूरे सफर को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये हुआ कैसे। मध्य एशिया से आए योद्धाओं का एक परिवार भारत में इतना बड़ा और मजबूत साम्राज्य कैसे बना पाया जिसने 300 साल से भी ज्यादा वक्त तक यहाँ की तकदीर लिखी। इसी एक सवाल के जवाब में इस पूरे वंश की कहानी छिपी है। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा, इसकी नींव। ये कहानी है साम्राज्य के संस्थापक बाबर की और उसके बाद उसके बेटे हुमायूं के मुश्किलों से भरे शुरुआती सालों की। कहानी की शुरुआत होती है बाबर से। साल था 1526, जब उसने पानीपत की पहली लड़ाई जीती और हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव रख दी। अगले कुछ सालों में उसने अपनी सत्ता को मजबूत तो किया, लेकिन 1530 में उसकी मौत ने इस नए नवेले साम्राज्य के भविष्य पर एक सवालिया निशान लगा दिया। अब देखिए, बाबर की जीत का एक बहुत बड़ा राज थी उसकी तुलुगमानी थी। ये एक जबरदस्त सैन्य रणनीति थी जिसमें सेना को लेफ्ट, राइट और सेंटर मतलब 3 हिस्सों में बांटकर दुश्मन को चारों तरफ से घेर लिया जाता था। पानीपत की लड़ाई में इसी एक चाल ने उसे एक बहुत बड़ी और निर्णायक जीत दिलाई। बाबर के बाद तख्त पर आया उसका बेटा हुमायूं, लेकिन उसके बारे में एक इतिहासकार ने क्या खूब कहा है कि वो जिंदगी भर ठोकरें खाता रहा और एक ठोकर खाकर ही उसकी जिंदगी खत्म हो गई। ये एक लाइन हुमायूं के पूरे उथल पुथल भरे शासनकाल को बयां कर देती है। असल में हुआ ये कि हुमायूं को शेरशाह सूरी से हार का सामना करना पड़ा और कई साल तक वो दर बदर भटकता रहा। उसने जैसे तैसे 1555 में अपनी गद्दी तो वापस हासिल कर ली, लेकिन किस्मत देखिए, सिर्फ 1 साल बाद 1556 में अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई और उसकी इस दुखद मौत ने उसके बहुत ही छोटे बेटे अकबर के हाथों में एक बेहद नाजुक साम्राज्य थमा दिया। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब शुरू होता है मुगल साम्राज्य के सबसे महान शासकों में से एक अकबर का दौर। एक ऐसा बादशाह जिसने इस साम्राज्य को न सिर्फ मजबूत किया बल्कि उसे एक सुनहरा दौर भी दिया। देखिए, मुगल वंश की असली ताकत इन शुरुआती 6 बादशाहों में ही दिखती है। बाबर ने नींव रखी, हुमायूं ने उसे जैसे तैसे बचाए रखा, लेकिन अकबर ने उस पर एक मजबूत इमारत खड़ी की और फिर आने वाली पीढ़ियों ने उसे उसकी बुलंदियों तक पहुंचाया। अकबर सिर्फ एक विजेता नहीं था, वो एक दूर की सोचने वाला शासक था। उसने मनसबदारी सिस्टम से प्रशासन को मुनज़्ज़म किया, लेकिन उसका असली फोकस था एकता पर। उसने गैर मुसलमानों पर से जजिया टैक्स हटा दिया, सभी धर्मों के लोगों के लिए इबादत खाना बनवाया जहां वो बहस कर सकें, और सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों को भी खत्म करने की कोशिश की। अकबर का दरबार कला और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र था। उसके दरबार में थे नौरत्न, यानी 9 ऐसे काबिल लोग जो अपने अपने फील्ड के माहिर थे। इनमें इतिहासकार अबुल फजल भी थे जिन्होंने आईन अकबरी लिखी, और संगीत के सम्राट तानसेन भी शामिल थे। चलिए अब कहानी के अगले दौर में चलते हैं, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में। ये वो दौर था जो कला और खासकर आर्किटेक्चर की बेमिसाल उपलब्धियों के लिए आज भी याद किया जाता है। अकबर के बाद उसका बेटा सलीम, जो जहांगीर के नाम से मशहूर हुआ, गद्दी पर बैठा। उसने अपने पिता की नीतियों को ही आगे बढ़ाया, और हाँ, उसी के दरबार में पहली बार एक अंग्रेज राजदूत सर थॉमस रो आया था। कह सकते हैं कि ये भारत और इंग्लैंड के बीच औपचारिक रिश्तों की एक तरह से शुरुआत थी। जहांगीर के बाद आया शाहजहां, और उसके दौर को तो मशहूर इतिहासकार वी.एस. स्मिथ ने मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा है। और ये बात बिल्कुल सही बैठती है, खासकर जब हम उस दौर की कला और आर्किटेक्चर को देखते हैं। शाहजहां की विरासत तो जैसे पत्थरों में गड़ी हुई है। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में उसने दुनिया को ताजमहल दिया। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद और वो बेशकीमती मयूर सिंहासन जिसे तख्ते ताउस कहते हैं, ये सब उसी की देन है। लेकिन इस शानो शौकत के बाद शाहजहां के बेटे औरंगजेब की गद्दी पर बैठने के साथ ही साम्राज्य की नीतियों और उसकी दिशा में एक बहुत बड़ा और हाँ, एक विवादास्पद बदलाव आया। औरंगजेब की शख्सियत को समझना थोड़ा पेचीदा है। उसे एक तरफ आलमगीर कहा जाता था, जिसका मतलब है दुनिया को जीतने वाला, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उसे जिंदा पीर यानी जीवित संत भी मानते थे। ये दोनों ही उपाधियां उसकी एक बहुत ही जटिल और विभाजनकारी विरासत की तरफ इशारा करती हैं।
औरंगजेब के दौर में जो सबसे बड़े बदलाव हुए उनमें से एक था जजिया टैक्स को फिर से लागू करना। ये एक सीधी सीधी मिसाल है कि कैसे उसने अपने परदादा अकबर की एकता को बढ़ावा देने वाली नीति को पूरी तरह से पलट दिया था। और जहां एक तरफ शाहजहां ने दुनिया को ताजमहल जैसी भव्य इमारत दी, वहीं औरंगजेब के दौर में बना बीबी का मकबरा। इसे उसके बेटे ने अपनी मां के लिए बनवाया था, लेकिन इसे अक्सर दूसरा ताजमहल या गरीबों का ताजमहल कहा जाता है। ये शाहजहां के दौर की शान और शौकत से कितना अलग था, ये इसी से पता चलता है। तो अब हम कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। वो दौर जब ये ताकतवर मुगल साम्राज्य तेजी से अपने पतन की ओर बढ़ने लगा और आखिरकार खत्म हो गया। मुगल सत्ता के पतन का एक बहुत बड़ा प्रतीक था वो मयूर सिंहासन। इस पर बैठने वाला आखिरी मुगल बादशाह था मुहम्मद शाह, जिसे रंगीला भी कहते थे। 1739 में ईरान से आए नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया, उसे लूटा और ये बेशकीमती सिंहासन हमेशा के लिए अपने साथ ले गया। ये मुगलों के इकबाल पर एक बहुत बड़ी चोट थी। मयूर सिंहासन का जाना तो बस एक शुरुआत थी। साम्राज्य का पतन बहुत तेजी से हुआ। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर 1857 के गदर में अंग्रेजों से हार गए। उन्हें बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया और इसी के साथ 300 साल पुराने मुगल वंश का हमेशा के लिए अंत हो गया। तो 300 साल योद्धा, सुधारक और शानदार इमारतें बनाने वाले बादशाह, इन सब के बाद मुगल साम्राज्य की असली विरासत क्या है? उनकी कला, उनकी संस्कृति, उनका आर्किटेक्चर या फिर भारतीय उपमहाद्वीप पर उनका वो गहरा और स्थायी असर जो आज भी महसूस होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।